अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग जो होती है वो हम करते क्यों हैं, डाटा को हम टेस्ट क्यों करते हैं, फिर उस टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक एल्गोरिदम बनाया है दो नंबर्स को सम करने का, तो वो दो नंबर्स को सम करके हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है या नहीं, तो इसके लिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग हम करते हैं हमारे एल्गोरिदम के अंदर किसी भी किस्म का अगर कोई इफेक्ट है या कोई डिफेक्ट, मतलब कि एरर होता है या फॉल्ट, डिफेक्ट या एरर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हम कहते हैं ना कि आप फलां चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, यानी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो टेस्टिंग जब हम करते हैं ये किसी भी एल्गोरिदम की, तो हम बेसिकली पॉइंट आउट करना चाह रहे होते हैं, हम तलाश करना चाह रहे होते हैं हम एरर्स को, डिफेक्ट्स को, फॉल्ट्स को जो हमारे एल्गोरिदम के अंदर हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, यानी कि टेस्टिंग से हमारा एरर से हम जब हम फॉल्ट पता चल जाता है तो हमें क्या होता है कि हम उस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फाइनेंस मैनेजमेंट में एक बैंक जो है उसकी एक फाइनेंस मैनेजमेंट है एक, अगर वहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो उन्हें फाइनेंशियल लॉस होगा। तो ये लॉस ही जिससे हमने प्रिवेंट करना है, हमने बचना है नुकसान से, तो इसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक कार की एग्जांपल दी है कि कार है जो एक रोबोट ड्राइव कर रहा है। अगर वो रोबोट की कार को किसी दीवार के अंदर हिट करता है, तो हमने ये देखना है कि कार टेस्ट कर रहे हैं ना रोबोट को बिठा के, तो कार क्यों डैमेज हुई, कार का कोई ब्रेक फॉल्ट था या कार के किसी सेंसर में फॉल्ट था या कार के जो एयर बैग्स होते हैं उनमें फॉल्ट था या रोबोट जो है वो सही तरीके से ड्राइव नहीं कर रहा था। इस तरह हम टेस्ट करके चेक करते हैं और अपनी एल्गोरिदम की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, यानी हम जो डाटा को जिस डाटा से हम टेस्ट करते हैं एल्गोरिदम को, यानी जिस किस्म का डाटा हम एल्गोरिदम के अंदर इनपुट करके, यानी इनपुट दे के एल्गोरिदम को उसको टेस्ट करते हैं, तो वो हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स हैं हमारे यहाँ इस टॉपिक में। उसमें सबसे पहले है वैलिड टेस्ट डाटा। अगर अब एक एल्गोरिदम आपने डिज़ाइन किया है कि आपने बनाना है 1 से 100 तक गिनती लेनी है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेनी है, तो ये एक वैलिड इनपुट्स होंगी। यानी कि अगर वो 1 से कम, यानी 1 से बिलो और 100 से अबव कोई वैल्यू लेता है, तो वो इनवैलिड टेस्ट डाटा होगा उसके लिए, उस एल्गोरिदम के लिए, क्योंकि वो बनाया ही 1 से 100 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए गया है। अगर कोई भी हमारा एल्गोरिदम 1 से कम और 100 से ज़्यादा वैल्यूज़ लेगा जो हमने बनाया है, तो वो क्या होगा, एक इनवैलिड टेस्ट डाटा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़, यानी कि हमने एक अज्यूम करना होता है। जैसे हम कहते हैं ना, हम फ़र्ज़ करते हैं, या तो हम बहुत थोड़ी वैल्यू फ़र्ज़ करेंगे या बहुत ज़्यादा। बहुत थोड़ी होती है जो कम से कम मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, या हम किसी भी बड़ी वैल्यू से अज्यूम करेंगे उसको, ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें। तो इसी तरह कुछ रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स होते हैं। अब डाटा फॉर्मेट क्या होता है, जैसे हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी तो प्लस माइनस में आती हैं, और इस तरह डेसिमल वैल्यू होती हैं, पॉइंट में आती हैं। तो अगर इनको लिखते हुए हमको गलती कर देते हैं जो जिनका फॉर्मेट सही ना हो, तो वो एक रॉन्ग डाटा फॉर्मेट होता है। ये भी एक डाटा की एक टाइप है। एब्सेंट डाटा क्या होता है कि हम पूरी वैल्यू दे ही नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे, क्या मकसद है इसका, कि अगर हमने दो वैल्यूज़ को सम करना है या दो वैल्यूज़ को फॉर एग्जांपल डिवाइड करना है, हम सिर्फ डिवीजन का सिंबल लिख के और डिवाइडर लिख देते हैं, ठीक है, जिससे हमने डिवाइड करना है, और हम ए नहीं लिखते यानी बी लिख देते हैं। जिस नंबर से डिवाइड होना है वो लिख देते हैं, लेकिन जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो नहीं लिखते। तो ये क्या होगा, एक एब्सेंट डाटा होगा, और इस पे भी या हमारा एल्गोरिदम एरर देगा, डिफेक्ट देगा, या वो गलत आंसर देगा हमें। तो इस तरह से हम डाटा की टाइप्स को देखते हैं कि कौन कौन सी डाटा की मेन टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये दो ऐसी टर्म्स हैं जिसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वेरिफिकेशन क्या होती है और वैलिडेशन क्या होती है। अब जैसे हमने पढ़ा कि वैलिड टेस्ट डाटा, तो इसी तरह वैलिडेशन भी वही चीज़ है, लेकिन हम सबसे पहले वेरिफिकेशन को देखेंगे कि अगर हमने जिस मकसद के लिए उस प्रॉब्लम को बनाया है, अगर हमारे पास एल्गोरिदम है प्लस का और हमें आंसर हमने ये चेक करना है कि वो प्लस दे भी रहा है या नहीं, तो ये उसकी वेरिफिकेशन है, हम वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, अपने रिकॉर्ड्स वगैरह सबमिट करवाते हैं, वो आपको CNIC देखते हैं, वेरीफाई करते हैं।
वो क्यों वेरीफाई करते हैं? आपका CNIC जो उनके पास पहले मौजूद है आपके करंट CNIC से वो मैच करता है या नहीं, तो उसे वेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और वैलिडेशन क्या होती है कि वो बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दे रहा है या नहीं। यानी कि एक वेरिफिकेशन में हम क्या चेक करते हैं, वो जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू है या नहीं। और वैलिडेशन क्या होती है, उसका आउटपुट जो दे रहा है हमें, सोल्यूशन जो दे रहा है वो ओके है या नहीं। अब इसने एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। तो एक पिज़्ज़ा शॉप पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, चिकन पिज़्ज़ा। तो ये एक वेरिफिकेशन है। जब आपके पास पिज़्ज़ा आएगा आप देखेंगे हाँ जी चिकन पिज़्ज़ा, लेकिन आपने उसको कहा था कि ये लेस स्पाइसी होना चाहिए, तो आप जब देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो वो वैलिडेशन में आ जाता है। यानी पिज़्ज़ा तो आपको मिल रहा है, वेरिफिकेशन हो गई, लेकिन आपको वो पिज़्ज़ा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, आपको लेस स्पाइसी चाहिए था, तो वो एक वैलिडेशन हो जाएगी। आप वैलिडेट करेंगे कि नहीं जी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, या नमक बहुत कम हो गया, या स्पाइसी ज़्यादा हो गया, इस तरह से। अब सेकंड एग्जांपल में वो आपसे कहता है कि आपके टीचर ने आपको टास्क दिया लिस्ट बना लिया आपने नंबर्स की। अब वो आप टीचर को चेक करवाएंगे, अगर तो वो लिस्ट डिस्प्ले कर रहा है तो वो एक वैलिड है। यानी कि अब टीचर ने देख लिया कि बच्चे ने लिस्ट बनाई हुई है स्टूडेंट ने, लेकिन अगर वो लिस्ट आप जब टीचर डिस्प्ले करवाता है तो उसमें यस या नो में आंसर आए तो वो एक इनवैलिड लिस्ट है। तो ये बेसिकली हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करते हैं अपने एल्गोरिदम की। अब आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है हमें एरर, हमने सर्च कर लिया, हमने ढूंढ लिया, एरर तलाश कर लिया हमारे एल्गोरिदम में कहाँ एरर है, फिर उसको करेक्ट करना भी हमारा काम है, यानी ये हमने ही करना है। तो यहाँ पे उसने एक नंबर स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, हाइट्स दी हैं, तो उसने ये हाइट सेट की है और उसने कहा है कि जब आपने हाइट काउंट करनी है जिसकी 144 से अबव हो और 164 से लेस हो। यहाँ पे उसने स्टार्ट किया, जैसे कि हमें कीवर्ड का पता है कि स्टार्ट स्टेप 1 से, और फिर हमने काउंट को एक वैल्यू दे दी 0, सेट काउंट टू 0। सेट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल को या नाम को वैल्यू देना। अब काउंट एक नाम है, वेरिएबल है, उसको हमने नाम 0 दे दी वैल्यू। और हाइट्स, ऑल हाइट्स उसने रखा है नाम, उसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ ले ली, 154 140 यानी कि 143 तक सो ऑन। तो फॉर ईच हाइट, अब उसने कहा कि फॉर ईच हाइट, फॉर का क्या मतलब है, आप फॉर का कंसेप्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे जब आप प्रोग्रामिंग देखेंगे। उसने कहा कि हर हाइट के लिए, जब आपने जो नीचे ऊपर लिस्ट बनाई है हर हाइट के लिए आपने क्या करना है, अगर तो हर हाइट के लिए आपने ये चेक करना है कि अगर वो हाइट 144 से ग्रेटर है और 164 से लेस देन है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 164 एंड ग्रेटर देन 144, तो काउंट की जो वैल्यू होगी उसमें एक का इजाफा कर देना। तो वो क्या करेगा, 154 पे चेक करेगा पहले। अब ये हमारे पास 144 से बड़ी है और 164 से छोटी है, तो यहाँ पे क्या करेगा, काउंट में एक नंबर का इजाफा कर देगा। इसी तरह वो बार बार वैल्यू चेक करता जाएगा और काउंट में प्लस करता जाएगा अगर वैल्यू 144 से 164 के दरमियान में। लेकिन आप यहाँ पे ये देखेंगे 144 के लिए उसने सिर्फ ग्रेटर देन और 164 के लिए लेस देन और इक्वल टू का साइन है। कंपैरिजन वेरिएबल जब आपने देखने हैं तो आपने सेम रखने हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे अगर ग्रेटर देन रखा है तो यहाँ पे लेस देन रखें, या वहाँ अगर आपने 164 के साथ ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू लिखा है तो आप 144 के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे। तो ये यहाँ पे एक एरर है जो उसने नीचे एक्सप्लेन किया है, तो जिसकी वजह से हमारे आउटपुट्स में क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ सकता है। जब हम आउटपुट काउंट करेंगे तो 144 तो एक वैल्यू है, अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखते हैं तो 144 भी इंक्लूड होगा, लेकिन क्या हुआ हमारे पास एक नंबर का डेफिशिएंसी, हमारे पास एक नंबर कम रह जाएगा जिससे काउंट में एक वैल्यू कम काउंट करेगा। तो ये हमारा एरर होगा जिससे हम रिमूव करेंगे। इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं अपने डाटा की और फिर बाद में आइडेंटिफाई करते हैं एरर्स को और उन्हें रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेस टेबल है, ट्रेस टेबल में उसने हमारे पास स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि 154 आए तो वो काउंट करता है, 140 आए तो काउंट करता है, जैसे वो हर लिस्ट के आइटम को चेक करता है। तो बेसिकली ट्रेस टेबल बनाया ही इसी मकसद के लिए गया था कि आप अपने डाटा की, ये एक टेक्निक है डाटा को टेस्ट करने की। तो यहाँ एक शॉर्ट सी डेफिनेशन इसकी ये है कि ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक टू टेस्ट द डाटा। अब यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, अब यहाँ पे इनवैलिड डाटा हम टेस्टिंग के लिए क्यों इस्तेमाल करें, हम वैलिड डाटा क्यों ना दें। अब देखो डाटा आपने पढ़ा था कि इनवैलिड टेस्ट डाटा आपने टाइप पढ़ी है, तो वो हम यूज़ क्यों करते हैं, हम बेसिकली गलत वैल्यूज़ दे के अपने डाटा की एक्यूरेसी अपने एल्गोरिदम की चेक कर रहे होते हैं। हम बेसिकली ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि अगर हमारे पास कोई यूज़र, जैसे कि हमारे एल्गोरिदम को टीचर ने चेक किया, अगर वो कोई अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स देता है तो हमारा एल्गोरिदम क्या करेगा, आउटपुट कैसे देगा, कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पे है कि अगर एक एल्गोरिदम आपसे एज रिक्वायर कर रहा है
और लेकिन आप उसे क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, तो वो आपको एक आंसर वैलिड दे, यानी कि हमने उसके लिए भी एक प्रॉपर सोल्यूशन डिफाइन करना है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो बोरिंग था, शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो बोरिंग रहा होगा। असल में ये बेसिक है, अगर आप बेसिक कर लेते हैं तो आप क्या होगा कि जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने एक सेंटेंस बनाना है तो आप उसके लिए टेंसेस सीखते हैं। टेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो उसी तरह अगर आपने ऐसे लिखना है तो आप उसके लिए आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, यानी कि फ़िक्रे बनाने। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में आगे ये कोडिंग पढ़नी है 10th क्लास में, तो उसके लिए ये आपकी बेसिक है, यानी ये आपकी बेस है। यहाँ से आप आगे इजीली पढ़ लेंगे अगर आपको ये बेसिक समझ आ जाती है कि हम एल्गोरिदम बनाते हैं फ्लो चार्ट को देखते हुए, और फिर हम कोडिंग करेंगे एल्गोरिदम को देखते हुए। तो हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो हमारे लिए नेक्स्ट बहुत ईजी रहेगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। ये समरी में डेफिनेशन दी हुई है, ये भी डेफिनेशन है, लेकिन आप याद रखें जिसके साथ एग्जांपल है वहाँ पे एग्जांपल आपने लाजमी देनी है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, अगर ये डेफिनेशन आपको इजी लगती हैं आप यहाँ से कर लीजिएगा। बाकी हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये हमारे पास है कि हमने इनके फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। इनपुट 2 नंबर्स n1 एंड n1। हमने ये बताना है कि एक वन जो नंबर है वो दूसरे को डिवाइड करता है या नहीं। इस तरह हमने दूसरे में बताना है कि लीप ईयर है या नहीं। यहाँ पे हमने एक नंबर लेना है, तीसरे में एक उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फोर्थ पे हमारे पास एलसीएम हमने बताना है दो नंबर्स का कि उनको कौन सा कॉमन नंबर डिवाइड करता है। इस तरह इनपुट और नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टर, यानी कि ये बहुत इजी है, ये हम करेंगे और आपने बस चैप्टर को अच्छी तरह समझना है। और इंशाल्लाह ये इसका प्रॉपर एक सोल्यूशन होगा फ्लो चार्ट्स का, मैं आपको बना के दूंगा और बाकायदा समझा भी दूंगा। तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने अपने चैप्टर को कवर रखना है, अपने बेस को बनाना है, और यहाँ पे ये हम इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है एक फ्लो चार्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास कि एक फ्लो चार्ट हमने बनाना है जिसमें कि एज, ये ग्रेड जो कोड जो है ना, ये बेसिकली एज है हमारे पास। हमने इस एज को देखना है और देखना है कि अगर कोई इससे कम एज पे अगर ड्राइव कर रहा है तो हमने उसको क्या जुर्माना देना है, क्या सज़ा देनी है, और उसका जुर्म हमने क्या बताना है कि आपका क्या क्राइम है, आपने क्या जुर्म किया है। तो इसी तरह ये सारे कोड्स हैं, और उसके नीचे हमने उसकी डिस्प्ले करवाना है और उसको हमने पेनल्टी देनी है और इम्प्राइजमेंट देनी है। तो ये एक बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन में एक फ्लो चार्ट आ सकता है आपको। तो ये भी इंशाल्लाह बाकायदा सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक इजीली क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें से किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप लाजमी मेंशन कीजिएगा कमेंट में, मैं उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह।